Hello students, welcome to Khansa Tech. I am Ashish Singh, a science teacher, and we are going to study about your 5th chapter, which name is Disease and Prevention. Student, this is the part 1 of this chapter, and one more or two more part is coming soon for complete this chapter. Students, this chapter is very interesting because this chapter is related to your health. This chapter is related to what type of food you eat. This chapter is related to the healthy food. This chapter is related to the disease and its prevention. In this chapter, you will going to learn about so many diseases, about so many microorganisms, its precautions, its preventions. Okay, now let's start this chapter with our first session, with our first part. And first of all, I am going to give a brief description about your chapter name, which name is Disease and Prevention. Students, this chapter is Disease and Prevention. Then first of all, we have to understand about disease. What is disease? Okay, we can say that disease is a type of disease is a condition, disease is an illness in which our body is not going to function well, or our body is not going to do its life process in well form, in maintained form. हमारा ये डिजीज़ एक ऐसा कंडीशन होता है, डिजीज़ एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें हमारा बॉडी जो है हमारे अंदर के ही लाइफ प्रोसेस को सही तरीके से नहीं कर पाता है, हमारे अंदर के ही फंक्शंस को सही तरीके से नहीं कर पाता है, अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम आता है, दुविधाएं आती हैं, दिक्कत आती है उन प्रॉब्लम्स को करने में, उस लाइफ प्रोसेस को करने में। तो इस इंटायर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को, इस हालत को हम क्या बोलेंगे? बीमारी बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। अब रही बात कि इस डिजीज का प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, इस डिजीज को हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो इस डिजीज का प्रिवेंशन के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन का यूज करते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक्स अपने बॉडी में इंड्यूस करते हैं, हम लोग अपने खाने को सुधारते हैं, हम लोग अपने एक्सरसाइज को सुधारते हैं, हम लोग अपने डेली एक्टिविटीज़ को सुधारते हैं, हम लोग अपने हाइजीन को सुधारते हैं, हम लोग अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ को सुधारते हैं, जैसे नहाना, कपड़ा धोना, अच्छे कपड़ा पहनना, साफ सुथरी जगह पे रहना, ठीक है, अच्छे बिस्तर पे सोना, ये सब चीज़ों को सुधारते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग अपने ही बॉडी में हुए डिजीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ये डिजीज़ जो होते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। अब यही सब हमको इस चैप्टर में जानना है कि डिजीज़ कितने तरीके के होते हैं, उन तरीक़ों का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये तरीके क्यों एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, किस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिफ़र करते हैं, कैसे ये एक दूसरे से वेरिएट करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर होगा, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़ का, यानी कि अभी अभी जो आपको हम बताए हैं कि डिजीज़ या डिजीज़ क्या होते हैं। डिजीज़ के बेसिकली डिजीज़ को या डिजीज़ को तो डिवाइड करने का बहुत सारा बेस होता है, बहुत सारे आधार होते हैं, लेकिन स्प्रेडिंग नेचर के बेसिस पे, डिजीज़ के फैलने के बेसिस पे, डिजीज़ का एक से दूसरे को होना या ना होना, इस बात के बेसिस पे, यानी स्प्रेडिंग नेचर के बेसिस पे हम डिजीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये सबसे पहला हो गया कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो पहला हो गया आपका कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसी के बारे में हमको और अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने पार्ट में सबसे पहले पढ़ने क्या जाएंगे? अपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को और उसके कॉजेज़ को, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पहले होता क्या है और उसके कौन कौन से कारण होते हैं, किस कारण से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किसी इंसान को, किसी भी आदमी को, किसी भी ह्यूमन बींग को क्या होता है? ग्रसित होता है। फिर हम लोग बात करेंगे अपने कम्युनिकेबल डिजीज और उसके कॉजेज़ के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। चूँकि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है
ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो ये जो स्प्रेडिंग होता है कम्युनिकेबल डिजीज का, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो इस कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रांसफर होता है, ये किस तरीके से होता है, क्या माध्यम है, क्या मीडियम है, क्या मेथड से ये ट्रांसफर होने के, इसके बारे में हमको समझना है। तो ये चीज़ हम समझेंगे अपने स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होगा, कि हम लोग अपने कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे उससे हम लोग क्या करेंगे, बचेंगे, ठीक है, कैसे उसको हम लोग दूर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सबसे पहला जो इंट्रो रहेगा हमारे इस चैप्टर का, वो इंट्रो कुछ आपके डिजीज, फूड और न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे होंगे। देखिए, जो भी आपके अंदर डिजीज हो रहे हैं, जो भी आपके अंदर डिजीज हो रहे हैं या आपके अंदर डिजीज नहीं हो रहे हैं, इन सब का कारण है कि किस टाइप का फूड आप इनटेक कर रहे हो, आप फूड किस तरह का इनटेक कर रहे हो, ठीक है। फूड का रिलेशन डिजीज का बहुत पुराना है, हमेशा रहेगा। फूड आप किस तरीके का ले रहे हो, ये बात डिसाइड करता है कि आपको डिजीज कौन सा होगा और होगा भी कि नहीं होगा। देखिए, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, आपसे बच्चे को पता है, आप लोग पढ़ के आए हो कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। बैलेंस डाइट का मतलब आपका संतुलित आहार, यानी एक ऐसा आहार जिसमें हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके इक्वल अमाउंट में हो, ये आपके इक्वल अमाउंट में हो या बैलेंस्ड अमाउंट में हो, या बैलेंस अमाउंट में हो, इक्वल अमाउंट में हो या बैलेंस अमाउंट में, यानी जितना किसी पर्टिकुलर बॉडी को ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट का, जितना किसी पर्टिकुलर बॉडी को ज़रूरत है फैट्स का, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स, उतने ही मात्रा में ये न्यूट्रिएंट्स किसी फूड में हो और उस फूड को हम इनटेक कर रहे हो, तो उस तरह के फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बैलेंस डाइट बोलते हैं। और बैलेंस डाइट का लेना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बैलेंस डाइट को नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी बीमारी होगी जो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाएगी। जैसे विटामिन नहीं लेते हैं तो विटामिन की कमी से बीमारी हो जाएगी, मिनरल्स नहीं लेते हैं तो मिनरल्स की कमी से बीमारी हो जाएगी। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कमी से ही बीमारी हो, कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका मात्रा अगर एक्सेस हो गया तब भी हमको बीमारी होगा। जैसे मान लो कि फैट है, तो फैट का मात्रा अगर एक्सेस हो गया, फैट का अमाउंट अगर ज़्यादा हो गया, तब हमको ओबेसिटी होगा, यानी मोटापा, मोटापे के चलते डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे, शुगर के पेशेंट हो जाएंगे, है ना, जो आपके ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपने एक चीज़ तो समझा कि हमारे फूड में बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फूड में बैलेंस डाइट नहीं है तो आपको या तो किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी होगी या आपका कोई ना कोई न्यूट्रिएंट एक्सेस हो जाएगा, और एक्सेस भी हानिकारक होता है, ठीक है। तो यही सब इंट्रो में हम लोग को जानना है कि हमारा फूड जो है या हमारा डिजीज़ जो है ये हमारे फूड से कैसे रिलेट करता है, हमारे फूड से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो न्यूट्रिएंट की कमी से बीमारियां होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके होने से तुरंत बाद ठीक ही हो जाए। हो सकता है कि ये आपकी बीमारी टेम्पोररी हो, लेकिन हो सकता है कि बीमारी जो है वो परमानेंट भी हो जाए। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से अगर कोई बीमारी हो रहा है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। वो बीमारी आपका टेम्पोररी भी हो सकता है और वो बीमारी परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको डिजीज़ का एक बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन दिया है कि एन इलनेस और कंडीशन दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मली इज नोन एज डिजीज, ठीक है। यानी कि आपका बॉडी का एक ऐसा कंडीशन जो आपके बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने से रोके, आपके बॉडी का जो लाइफ प्रोसेस है उसको नॉर्मल तरीके से चलने चलाने से रोके, रेस्ट्रिक्ट करे, बाधा उत्पन्न करे, ठीक है,
प्रॉब्लम उत्पन्न करे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। अब ये डिजीजेज जो होते हैं उनके कारण, उनके होने का कारण बहुत होता है। उसी में से एक कारण ये भी है कि बहुत आपके ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं और हमारे बैड लाइफ स्टाइल के द्वारा, हमारे इन्फेक्टेड एयर के द्वारा, हमारे कंटेमिनेटेड वाटर के द्वारा, हमारे गलत लाइफ स्टाइल के द्वारा वो हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं और इंड्यूस होने के बाद वही हमको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, बॉर्न करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वैसे माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी के अंदर आके हमको डिफरेंट डिजीज का फॉर्मेशन कराए हमारे बॉडी के अंदर, दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए बाबू, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली भी होते हैं, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ बीमारी को ठीक करने के लिए भी होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक या वैक्सीन बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके माइक्रोब्स होते हैं जिनसे बीमारी होता है, अगर वो हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूस हो गए हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर चले गए हैं, तो उनसे हमारा बॉडी क्या होगा, ग्रसित होगा, हमारे बॉडी के अंदर तरह तरह की बीमारियां होंगी। और उस खास प्रकार के माइक्रोब्स को जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे बॉडी के अंदर डिजीज का फॉर्मेशन करते हैं, उस खास प्रकार के माइक्रोब्स को हम लोग पैथोजेन के नाम से या पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका डिजीज है, इस डिजीज को हम लोग डिवाइड किए हैं दो पार्ट्स में। पहला है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है कम्युनिकेबल डिजीज। आप इसको आगे पीछे भी बोल सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, इसको आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि इसमें वर्ड लगा है नॉन, यानी कि नहीं होने वाला। जो भी इधर हो रहा है, जो भी इसमें होता है, वो आपका इस कंप्लीट प्रोसेस में नहीं हो। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि ऐसा डिजीज जो छुआछूत से आगे ना बढ़े, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे के साथ खाना खाने से, उठने बैठने से, हाथ मिलाने से, गले लगने से, ठीक है, तो ये आपका फिजिकल कांटेक्ट हुआ। तो जो बीमारी फिजिकल कांटेक्ट में आने से स्प्रेड ना हो, वो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में ही रहे, वो दूसरे पर्सन की बॉडी, दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में ना जाए, दैट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पास ना हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है कि बर्थ से ही हो, जन्म से ही हो, या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है कि आपका गलत लाइफ स्टाइल के चलते आपको ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको परेशान कर सकता है या आपकी बॉडी में ग्रसित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत सारा फैटी फूड खा रहे हो, ऐसा फूड खा रहे हो जिसमें फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उतना मात्रा में फैट्स आपको रिक्वायर्ड है नहीं बॉडी में। वो सारा फैट क्या करेगा आपके बॉडी में जाके, और ओबेसिटी नाम का बीमारी, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटापा, वो सारा फैट जाएगा और आपके बॉडी में ओबेसिटी को फॉर्मेशन करेगा। और ये ओबेसिटी यानी मोटापा जो है, ये बहुत ही डेंजर डिजीज को क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं। जैसे डायबिटीज को देंगे, इसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं, या हार्ट डिजीज जो होते हैं, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर, बीपी का भी पेशेंट कहते हैं। तो ये मोटापे के चलते ही डायबिटीज होता है और मोटापे के चलते ही ये हार्ट डिजीज यानी कि ब्लड प्रेशर से ग्रसित जो आपके पेशेंट होते हैं, ये अक्सर मोटापे के चलते ये लोग होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो खैर थे आपके कुछ गलत तरीके का फूड खाने से भी हुआ बीमारी। और भी बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना, ठीक है, सिगरेट पीना, है ना, ये सब चीज़, धूम्रपान करना, ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी को जन्म देते हैं, क्योंकि ये सीधे जाके हमारे लंग्स पे अटैक करेंगे। हमारे लंग्स के अंदर का जो स्पेस होगा, जहाँ पे हमारे ऑक्सीजन स्टोर होते हैं या हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से आपका बाहर निकलते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो जो प्लेस है, उस प्लेस को ये ब्लॉक करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीदिंग सिस्टम के थ्रू जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है या हमारे बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो ये दोनों गैस जो हैं वो एक ही प्लेस पे एक्सचेंज होते हैं, दैट प्लेस इज इन लंग्स।
अब उस प्लेस को हम एल्वियोली कहते हैं। खैर ये बात की बात है, लेकिन वो सब कहाँ एक्सचेंज होते हैं? लंग्स में। क्योंकि लंग्स में खाली स्पेस होता है, लंग्स में वैकेंट स्पेस होता है। अगर आप कंटिन्यू क्या करोगे, स्मोकिंग करोगे, तो स्मोकिंग करने से वो लंग्स में आपका वो एम्प्टी स्पेस जो है वो भरने लगेगा, लंग्स में स्पेसेस की कमी होने लगेगी, फिर आप सफोकेशन फील करोगे। ठीक है, इस टाइप से आपको बीमारी होगा। ठीक है, खैर ये आपको हम बता देंगे आगे भी। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हमारा स्मोकिंग है, ये स्मोकिंग बहुत ही खतरनाक बीमारी कैंसर को जन्म देता है। ये आपके कैंसर को आपके बॉडी के अंदर डालता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो न्यूट्रिएंट की कमी से भी होते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन की कमी से हो, मिनरल्स की कमी से हो, तो वो उन बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैरिस्मस है, मैरिस्मस जो बच्चों में होता है, क्वाशियरकर ये भी बच्चों में होता है, बेरी बेरी आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये सब जो बीमारी है ये न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आपने सीखा कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के होने के कौन कौन से मेन आपके रीजन हैं। तो सबसे पहला आपने ये देखा था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है बाय बर्थ भी आ सकता है, बाय बर्थ आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई डिसेबिलिटी है आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी तो हो सकता है कि आपकी बर्थ से भी आ सकता है, पैर टेढ़ा, ठीक है, हाथ टेढ़ा, ठीक है, ये सब जो डिसेबिलिटी होती है ये आपके बर्थ आ है। अब कोई मान लीजिए किसी इंसान का पैर टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है, अब उसके साथ खाना खाएंगे तो मेरा ही पैर टेढ़ा हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए तो वो डिसेबिलिटी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और बाय बर्थ भी आ सकता है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, आपके अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से वो आ सकते हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल या अनहेल्दी फूड से वो आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हो तो यहाँ से फैट का मात्रा आएगा। फिर आपके बैड हैबिट्स से आ सकते हैं, ये जो है वो आपके बैड हैबिट्स का मतलब कि आप मान लीजिए क्या कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो ड्रिंकिंग करने से भी आपको बहुत ही डेडली बीमारी हो सकता है। स्मोकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग करने से बहुत ही डेडली बीमारी हो सकते हैं। और इन ये सब जो हैं ये आपके कांटेक्ट में आने से फैलते नहीं हैं। ड्रिंकिंग करने से, स्मोकिंग करने से जो कैंसर हो गया, ठीक है, लीवर खराब हो गया, तो ये सब आपके कांटेक्ट में आने से फैलेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ ये हमारे द्वारा ही बनाए गए बीमारी है, क्योंकि हम ही ड्रिंकिंग किए हैं, हम ही स्मोकिंग किए हैं, तब जाके ये बीमारी हमारे अंदर आया है। बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा बीमारी होता है। तो आज से ही हम फिर से एक मैसेज देना चाहते हैं, खैर आप सभी लोग बच्चे हो, आप सभी लोग बड़े होगे, बाबू जिंदगी में कभी भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को टच नहीं करिएगा, कहीं मत कीजिएगा, क्योंकि जिस घर में ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आ जाता है वो घर भले बहुत ही करोड़ों का घर हो, करोड़पति लोग उसमें रहते हो, करोड़ों की रुपया उसमें रहता हो, लेकिन वो घर कभी अच्छे से नहीं होता है, वो सुख शांति उस घर में नहीं होता है, झगड़ा झंझट होता है, अब बहुत ही ज़्यादा आपके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइट्स होते हैं, वहाँ का बात करने का तरीका गलत होता है, रफ वर्ड्स वहाँ के लोग यूज करते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में बहुत ही गरीब बन जाओ, ठीक है, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ड्रिंकिंग और ये स्मोकिंग आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, ठीक है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कह सकते हो या डेफिशिएंसी डिजीज कह सकते हो, यानी ऐसे डिजीज जो विटामिन या मिनरल्स की कमी से हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर जान लो अभी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आया यहाँ पे, डेफिशिएंसी डिजीज। तो ये जो आपके डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, पहली बात तो ये क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। अब ये जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, और चूंकि ये किसके द्वारा होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी के द्वारा होते हैं, यानी कि विटामिन की कमी हो जाए, ठीक है, विटामिन की कमी हो जाए या मिनरल्स की कमी हो जाए। तो विटामिन या मिनरल्स की कमी यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले जो बीमारी होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों में कुछ बीमारी होता है, जैसे मान लीजिए क्वाशियरकर एक बीमारी है
जो अक्सर बच्चों को होता है। फिर आ जी मैरिस्मस, ठीक है, मैरिस्मस, बेरी, स्कर्वी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे हम तो लिखेंगे तो बहुत सारा लिखते रह जाएंगे, इसीलिए आपको हम कुछ एग्जांपल दे के बता देते हैं। ये ऐसे बीमारी हैं, ये सारे ऐसे बीमारी हैं जो डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, यानी ये न्यूट्रिएंट या मिनरल्स की कमी या विटामिन या मिनरल्स की कमी से, कंबाइंड फॉर्म में बोला जाए तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले बीमारी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग वन बाय वन कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस आपका एक ऐसा बीमारी होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। आप सभी लोग को जानते ही होंगे कि विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विटामिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे विटामिन के। तो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। और जिस इंसान को ये लाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होता है वो इंसान रात के समय में अच्छे से देख नहीं पाता, या रात के समय में उसको देखने के लिए बहुत ही सफ़र करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। हालांकि वो दिन में आसानी से देख सकता है, वो आपका जब ब्राइट लाइट हो तो उस वक्त आसानी से देख सकता है, लेकिन रात में अंधेरे में वो नहीं देख सकता। इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग उस तरह के फूड को इंटेक करते हैं, उस तरह के फूड को हम लोग खाते हैं जिस फूड में ये विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग हरे सब्जी खाएं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाइए, पपायाज खाइए, मैंगोज खाइए, कैरेट्स खाइए, मिल्क पीजिए, मछली खाइए, एग का यग्स खाइए, बटर खाइए, टोमेटो खाइए। ये सब जो आपके फूड पार्टिकल्स है या ये सब जो एडिबल पार्ट्स हैं, ये सब खाने से आपके बॉडी में विटामिन ए की मात्रा बनी रहती है, जिसके कारण आपको ये नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की कमी से ये बीमारी हो रही थी, तो ये हमारे डिफिशियंसी डिजीज का सबसे पहला एग्जाम्पल था, जिसके बारे में हमने ये समझा कि ये क्यों हुआ, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और किस न्यूट्रिएंट की कमी से हुई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिफिशियंसी डिजीज पे, जो कि है बेरी, ठीक है। तो बेरी आपका एक ऐसा बीमारी होता है जो बेसिकली विटामिन बी या विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। अब ये बेरी जो है ये कैसे हमारे बॉडी में अपना सिम्टम दिखाता है, ठीक है। तो बेरी पहले तो डायरेक्ट अफेक्ट करता है आपके नर्वस सिस्टम को। अभी जस्ट पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइनल कोड और हमारे बॉडी में जितने भी फैले हुए नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स हैं वो कंबाइंड एक काम को करते हैं, और वो काम है मैसेजेस का आदान प्रदान करना, हमारे एक ऑर्गन से हमारे दूसरे ऑर्गन तक मैसेज को पहुंचाना। या ये हमारे स्पाइनल कोड या ब्रेन का काम है कि किसी भी आसपास में होने वाले चेंज होने वाले स्टिमुली या हमारे किसी भी ग्लैंड के द्वारा मैसेज को रिसीव करना, फिर उनको मैसेज क्या करना, दोबारा मैसेज प्रोवाइड करना। और ये नेटवर्क ऑफ नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स क्या करते हैं, उसी मैसेज को लेके जाते हैं। तो ये कंप्लीट जो हमारा सिस्टम होता है, मैसेज को देना, मैसेज को लेना, मैसेज को आंसर देना, फिर उस मैसेज को लेके हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचना है, दिस इंटायर सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो ये बेरी जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करके हमारे हार्ट डिजीज बीमारी को क्या करता है, कॉज करता है। यानी कि दिल से जिसको हम लोग दिल से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उस तरह की बीमारी को ये क्या करता है, कॉज करता है। साथ ही साथ हमारे बेरी से हमारा वेट जो है ये वेट कम होने लगता है, भूख कम लगता है, भूख मर जाता है, भूख खत्म हो जाता है, खाने का मन नहीं करता है, वजन कम होने लगता है, ठीक है। अब देखिए इस बीमारी से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो अगर ये बीमारी विटामिन बी या विटामिन B1 की कमी से हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उस प्रकार का आप फूड इंटेक करो, उस प्रकार का आप खाना खाओ, उस प्रकार के फूड पार्टिकल्स को आप क्या करो, कंज्यूम करो, जिस फूड पार्टिकल्स या जिस खाने में विटामिन बी या विटामिन B1 की मात्रा जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिलती हो। तो अब उस तरह के खाने कौन कौन से हैं, तो देखिए अनपॉलिश्ड आई का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं
जो राइस को बहुत ही शौकीन से पॉलिश करके खाते हैं, तो वो ऐसे नहीं खाना है। राइस को अगर आप पॉलिश करते हो तो उसके न्यूट्रिएंट उससे बाहर निकल जाते हैं। आपको अनपॉलिश्ड राइस खाने हैं, आपको मटर खाना है, आपको मीट खाना है, आपको सीरियल्स खाना है, दूध पीना है, हरे वेजिटेबल्स आपको खाने हैं, ठीक है। ये इनमें आपका विटामिन बी या विटामिन B1 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। देखिए, ये मीट जो है खाना है, कहने का मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे मीट खाएं ही। जो लोग खाते हैं वही खाएंगे, जो लोग नहीं खाते हैं, जो लोग आपके वेजिटेरियन है, उन लोग के पास इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, किसी भी ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। चलिए, नेक्स्ट जो डिजीज है, यानी नेक्स्ट जो हमारे डिफिशियंसी डिजीज है, उनमें आपका नाम आ रहा है स्कर्वी। स्कर्वी आपका एक ऐसा डिफिशियंसी डिजीज होता है जो बेसिकली विटामिन सी की कमी से होता है। पहली बात तो मैं स्कर्वी के कुछ लक्षण के बारे में बात करते हैं, स्कर्वी के कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो स्कर्वी का सबसे पहला सिम्टम है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी हमारे दांतों के बीच में जो मसूड़ा होता है, जो गम्स होते हैं, उसमें से ब्लड आने लगना, यानी कि हमारे गम्स के बीच में से ब्लीडिंग होना, खून का निकलना, ये हमारा पहला लक्षण है किसका? हमारे स्कर्वी बीमारी का। अब दूसरा लक्षण की बात करें तो स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जहाँ जहाँ हमारे बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट हुए हैं, ठीक है, हमारा घुटना है, हमारा ये एल्बो है, बहुत सारे हमारे बॉडी में ज्वाइंट है, तो जहाँ जहाँ हमारे बॉडी में ज्वाइंट्स हैं वहाँ पे सूजन होना, वहाँ पे आपका स्वेलिंग होना, वहाँ पे सूजना, ठीक है। अब इस बीमारी से बचने के लिए हमको किस प्रकार के फूड आइटम्स को खाने हैं? तो वी शुड ईट फूड आइटम्स रिच इन विटामिन सी। हमको वैसे फूड आइटम्स खाने हैं जिस फूड आइटम्स में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्कर्वी बीमारी जो है वो विटामिन सी की कमी से हो रही है। तो विटामिन सी की कमी से हो रही है तो वही खाना खाएंगे, वही फूड पार्टिकल्स खाएंगे, वही फूड प्रोडक्ट खाएंगे जिसमें विटामिन सी हमको अच्छे मात्रा में मिलता हो। तो विटामिन सी किसमें किसमें मिलता है? जितने भी आपके खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट, जितने भी आपके खट्टे फल हैं, उन सब में आपका विटामिन बी मिलता है, ठीक है, विटामिन सी मिलता है। फिर है गूसबेरीज, टोमेटोज, कॉलीफ्लावर्स, कैबेज, स्पाइनैक, स्प्राउटेड ग्रेन्स, पल्सेज, इसमें भी आपके विटामिन सी की मात्रा होती है। तो ये सारे फूड आइटम्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें विटामिन सी की मात्रा होती है और इसको खाने से आप स्कर्वी बीमारी से बच सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का डिफिशियंसी डिजीज है वो है रिकेट्स। रिकेट्स आपका एक ऐसा डिफिशियंसी डिजीज होता है जो बेसिकली विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो डिजीज है उसी में से एक नाम आता है किसका? रिकेट्स का। अब रिकेट्स अगर किसी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को अगर हुआ है तो फिर वो सिम्टम क्या होगा, लक्षण क्या होगा इस रिकेट्स बीमारी का, इसके बारे में हमको समझना है। तो जब बोन्स ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज बिकम सॉफ्ट एंड कैन ब्रेक इजीली। अगर आपको रिकेट बीमारी हुई है तो आपके बॉडी का, आपके पैर का, आपके हाथ के जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो बहुत ही नाजुक हो जाएंगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत इजीली वो टूट सकती हैं, बहुत आसानी से वो टूट सकती हैं। वो हल्का भी चोट लगा तो हड्डी आपका टूट सकता है रिकेट्स बीमारी में, ठीक है। अब ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि हड्डी, हम लोग का हड्डी जो है हमारा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हमारा बॉडी जो है वो अपराइट खड़ा होता है। तो अगर हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ना हो, इसके लिए हमको क्या करना होगा? विटामिन डी हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उस टाइप के फूड को खाएंगे या उस टाइप के फूड को इनटेक करेंगे, कंज्यूम करेंगे जिसमें विटामिन डी की मात्रा जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हो और हमको रिकेट्स से अपने आप को क्या करेंगे? बचाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे फूड का नाम जिस फूड में विटामिन डी की मात्रा अच्छे तरीके से पाई जाती है। सबसे पहले हैं हमारे भाई साहब मिल्क, यानी ये तो ऐसे हैं कि हर एक में पाए जाएंगे, इसीलिए इनको कंप्लीट फूड का दर्जा दिया गया है। आपको प्रोटीन की कमी में पाए जाएंगे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, यानी हर एक चीज़ की कमी में आपको पाए जाएंगे। तो मिल्क से हमको विटामिन मिलता है, चीज से विटामिन मिलता है, फिश से विटामिन डी मिलेगा, एग से विटामिन डी मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं इनसे हमको विटामिन डी मिलता है और साथ ही साथ फ्री में बढ़ता है, इसको भी आप ले सकते हो, सनलाइट, सूर्य की रोशनी जो है ये भी हमारे बॉडी में विटामिन डी के फॉर्मेशन करने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होती है, ठीक है। तो ये था हमारा विटामिन डी के कमी से होने वाला बीमारी रिकेट्स की, इसके सिम्टम क्या होते हैं और ये किस किस तरह के फूड में पाए जाते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने रिकेट्स के बाद, हम लोग आते हैं ग्वाइटर पे। ग्वाइटर आप देख सकते हैं जिसको हम लोग घेंगा रोग के नाम से, मतलब नॉर्मल हिंदी में, हंसने वाली बात नहीं है। ग्वाइटर जिसको हम लोग घेंगा रोग, यानी जिसमें हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है पूरा बाहर आ निकल जाता है, आउटवर्ड उसको आपका उसका शेप आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्वाइटर। इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ग्वाइटर एक ऐसा बीमारी होता है जो बेसिकली आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी है। आयोडीन जो कि न्यूट्रिएंट तो नहीं है, लेकिन हमारे न्यूट्रिएंट के जैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक यूजफुल सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में चाहिए। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला बीमारी होता है ग्वाइटर। अब इस बीमारी में हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है, इसमें आपका सूजन होता है। सूजन पूरा हमारा थायराइड ग्लैंड जो है ये आपका सूज के बाहर की तरफ निकल जाता है। और ग्वाइटर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्वाइटर नामक बीमारी जो है वो आयोडीन की कमी से हो रहा है, तो हमारे बॉडी में अगर आयोडीन का मात्रा जाए तो ये ग्वाइटर ठीक हो सकता है। तो ग्वाइटर को ठीक करने के लिए हम उस टाइप के फूड पार्टिकल्स को इंटेक करेंगे, उस टाइप के फूड के इंग्रेडिएंट्स को इंटेक करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जिसमें आयोडीन की मात्रा अच्छे तरीके से पाई जाती हो। ठीक है, तो ग्वाइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसमें आयोडीन की मात्रा हो उसको हम लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट को खाने से आयोडीन की मात्रा हमारे बॉडी में बनी रहती है और जिससे ग्वाइटर नाम का बीमारी जो है वो हमसे दूर रहता है। साथ ही साथ जो सी फूड होते हैं, यानी जो समुद्र से निकाले हुए फूड होते हैं, उस समुद्र से निकाले हुए फूड में भी आयोडीन की मात्रा होती है और वहाँ से भी हम ग्वाइटर से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बहुत सारा फिश है, अलग अलग कैटेगरी के फिश हैं, अलग अलग कलर के फिश हैं। ये सब सी फूड है, बहुत लोग इसको खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, बस फिश खाते हैं, ये बाकी सब चीज़ें हम लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये आपका सी फूड है, इससे भी आपको विटामिन, इससे भी आपको बॉडी में आयोडीन की मात्रा बनी रहती है। ये सॉल्ट है आयोडाइज्ड सॉल्ट, इससे भी आपकी बॉडी में आयोडीन की मात्रा बनी रहती है। और जब आयोडीन की मात्रा बनी रहेगी तो फिर ये बीमारी आपकी बॉडी में कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने एक नेक्स्ट बीमारी के बारे में, जो बेसिकली ये भी किसी खास प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी से तो नहीं हुआ है, ये मतलब किसी विटामिन या प्रोटीन मिनरल फैट की कमी से तो नहीं हुआ है, ये भी एक एक्स्ट्रा यूजफुल सब्सटेंस की कमी से हुआ है जिसको हम लोग रफेज में काउंट कर सकते हैं, और ये हुआ है आयरन की कमी से। ठीक है, तो एनीमिया, एनीमिया आपका एक ऐसा बीमारी होता है जो बेसिकली आयरन की कमी से, जब हमारे फूड में आयरन की कमी हो जाती है, इसके कमी से, आयरन की कमी से होने वाला ये बीमारी होता है। अब एनीमिया बीमारी किसी इंसान को हुआ हो तो किस प्रकार के लक्षण जो हैं, किस प्रकार के सिम्टम जो हैं उस इंसान के अंदर दिखाई पड़ सकते हैं या पड़ते हैं। तो ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया लुक्स पेल एंड टायर्ड। अगर कोई पर्सन एनीमिया बीमारी से संक्रमित है, अगर उसको हुआ है ये एनीमिया बीमारी, तो बहुत ही फीका दिखाई देगा, बहुत ही अनएक्टिव दिखाई देगा, लेजी दिखाई देगा। ठीक है, बहुत ही थका थका सा दिखाई देगा, उसके लिप्स जो होंगे वो कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, नेल्स जो होंगे वो फ्लैट हो जाएंगे, नेल्स भी पूरा फीका पड़ जाएंगे, लगेगा नहीं कि आपको लाइव सेल्स उस नेल्स में हैं और नेल्स आपका जिंदा है, ऐसा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अब एनीमिया बीमारी में एक और प्रॉब्लम होता है कि आपका हेमोग्लोबिन लेवल जो होता है ब्लड में वो कम हो जाता है। अगर बाबू हेमोग्लोबिन लेवल आपके ब्लड में कम हो जाएगा तो हेमोग्लोबिन बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हेमोग्लोबिन ही वो कंपोनेंट है जिससे हमारे ब्लड रेड होता है। हेमोग्लोबिन ही वो कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके दूसरी जगह तक लेकर जाता है फॉर द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हेमोग्लोबिन का तो फंक्शन हमारे बॉडी में बहुत सारा है, और ये जो बीमारी है एनीमिया, इस एनीमिया में हेमोग्लोबिन लेवल ही कम होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा ऑक्सीजन को, रेस्पिरेशन नहीं किया जाएगा तो हमारा फूड ब्रेक नहीं होगा, फूड ब्रेक नहीं होगा तो हमको एनर्जी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं एनीमिया बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन ना होने देने से। ठीक है, अब ये बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस बीमारी को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अगर ये जिसकी कमी से हो रहा है उसकी कमी को ही क्या कर डालो, खत्म कर डालो। तो एनीमिया बीमारी जो है ये आयरन की कमी से होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फूड को इंटेक करना स्टार्ट करेंगे, इस टाइप के फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे जिसमें आयरन का मात्रा जो हो वो मिलता हो। जैसे मान लीजिए एप्पल हम खा रहे हैं तो इसमें आयरन होता है, स्पाइनेक हम लोग खा रहे हैं,
यानी पालक का साग, तो इसमें आयरन होता है। बनाना, केला खा रहे हैं, पल्स खा रहे हैं, एग का यल खा रहे हैं, लिवर्स खा रहे हैं, ब्रिंजल खा रहे हैं, जैगरी खा रहे हैं, गुआवा खा रहे हैं, ये सब जो है ये आपके आयरन की कमी को पूरा करने वाले फूड आइटम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और पार्ट 1 जो था हमारा, पार्ट 1, इस पार्ट 1 को हमने पूरी तरीके से यहाँ पे आगे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और इस पार्ट 1 में अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो हम लोग एक ही टॉपिक को पढ़े अभी तक। किस टॉपिक को? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। किसको पढ़े बाबू? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी सबसे ज्यादा हम लोग क्या पढ़े हैं? डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग का जो सेकंड पार्ट होगा, बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे हम सेकंड पार्ट को लेके, लेकिन थोड़ा सा पहले बता दें कि ये जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, इस सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे अपने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। और ये कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये किस प्रकार से ये स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पार्ट 1 था। अब आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 2 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।